अमन अपने घर में बैठा नेहा और अमित का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उसका घर खरीद रहे थे और आज वो घर देखने के लिए आने वाले थे। आज मैं इस घर को बेच ही दूंगा, भले ही आधे दाम में बेचना पड़े। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वो दोनों घर देखने लगते हैं, तभी नेहा नोटिस करती है कि घर के सारे शीशों पर काली पन्नी लगी हुई है। वो जैसे ही उस पन्नी को हटाने वाली होती है, अमन एकदम से उसको रोक देता है। अरे नहीं, ऐसा मत करिए, हमारे यहाँ शीशों को खुला छोड़ना अशुभ माना जाता है। अच्छा, सॉरी। नेहा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो उसको इग्नोर कर देती है। अमित को वो घर पसंद आ जाता है। वो एक चेक साइन करके देने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि उसके पास पेन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पेन लेकर आता हूँ। अमन पेन लेने चला जाता है। इधर नेहा से रहा नहीं जाता और वो जिज्ञासा में आकर एक शीशे की काली पन्नी को थोड़ा सा हटाकर शीशे को देख लेती है। फिलहाल उन लोगों की डील हो जाती है और अमित और नेहा चले जाते हैं। अमन को नहीं पता था कि चुड़ैल ठीक उसके पीछे आ चुकी है। चुड़ैल उसके कान में फुसफुसाती है, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। तुम बाहर कैसे आई? चुड़ैल एक झटके में ही अमन की गर्दन तोड़ देती है और उसे अपने साथ शीशे के अंदर ले जाती है। फिर अगले दिन अमित और नेहा आते हैं। उनके साथ उनका 10 साल का बेटा सुमित भी था। वो अपना सामान सेट करते हैं और वहां रहने लगते हैं। मम्मी, ये घर तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, बहुत प्यारा घर है। और मिल भी अच्छे दाम में गया, क्यों नेहा? सुमित बॉल से खेल रहा होता है, तभी अचानक वो बॉल उसके कमरे के शीशे पर जाकर लगती है, जिससे उसकी काली पन्नी निकल जाती है और बॉल शीशे के अंदर चली जाती है। ये देखकर सुमित बहुत हैरान होता है और वो शीशे की तरफ बढ़ता है। उसे शीशे में अपने जैसा ही एक लड़का दिखता है, जिसके हाथ में बॉल होती है। सुमित को कुछ समझ नहीं आता। वो बस अपनी बॉल लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सुमित शीशे के पास पहुंच जाता है और उसको छूने ही वाला होता है कि तभी पीछे से नेहा आ जाती है। सुमित, चलो अब नहाओ चलकर, बहुत देर खेल लिए। और कमरा क्या कोई खेलने की जगह है? खेलना हुआ करे तो बाहर खेला करो। सुमित एकदम से झिझक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। जी मम्मी, आ रहा हूँ। वो वापस मुड़कर देखता है तो अब सब कुछ नॉर्मल होता है और उसकी बॉल शीशे के आगे ही पड़ी होती है। वो बॉल उठाता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। जब रात में वो लोग सो रहे होते हैं तो अमित को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की को खटखटा रहा है। वो उठता है और खिड़की के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटाता है। खिड़की के बाहर नेहा खड़ी होती है, जो कि बहुत बुरी हालत में थी। उसके सर से खून निकल रहा था और वो कुछ बोल रही थी, जो अमित को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीच में कांच है ना? रुको, मैं बाहर आता हूँ। अमित ये बोलकर जैसे ही घूमता है तो वो देखता है कि बेड पर नेहा पहले से ही लेटी हुई है। अब वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और खिड़की के बाहर खड़ी नेहा को देखता है। वो उसे वहां से भागने का इशारा कर रही थी। अमित जैसे ही वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो बेड पर लेटी नेहा एक झटके में उसके पास आती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। अमित कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? वो चुड़ैल कोई जवाब नहीं देती और अमित को खिड़की के रास्ते बाहर फेंक देती है। ये सब क्या था? वो कौन थी? तुम यहाँ कैसे आई? वो सब मैं बाद में बताती हूँ। पहले चलो सुमित को लेकर आते हैं, वरना वो चुड़ैल हमारे सुमित के साथ पता नहीं क्या करेगी। अरे हाँ, सुमित तो अंदर ही है। वो लोग घर का कोना कोना छान मारते हैं पर उन्हें सुमित कहीं भी नहीं मिलता। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और बदहवास होकर मदद के लिए रोड पर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पंडित मिलता है और वो कहता है, तुम लोग उस बड़े से घर में रहते हो ना? हाँ,
पर हमारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हारा बेटा काली शक्तियों के कब्जे में होगा, क्योंकि वो घर शापित है। क्या? हाँ, उस घर के मालिक अमन की पत्नी तंत्र विद्या जानती थी और उसने बेटे के लालच में अपनी बेटी की बलि दे दी थी। उस बेटी की आत्मा ने अपनी माँ को भी मार डाला। तब से वो 2 आत्माएं उस घर में हैं। हालांकि मैंने उनको मुर्दों की दुनिया में कैद कर दिया था, जिसका रास्ता शीशों से होकर जाता है, पर अब किसी ने उन्हें आजाद कर दिया है। पर अब हम क्या करें? तुम्हें मुर्दों की दुनिया में जाकर अपने बेटे को लेकर आना पड़ेगा, पर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कुछ भी हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं अपने बेटे को हर हाल में लेकर आऊंगी। अब वो लोग वापस घर में जाते हैं और पंडित पूजा पाठ करना शुरू करता है। नेहा मर्दों की दुनिया में जाती है, जहां उसे अपना बेटा सुमित खेलता हुआ नजर आता है। वो उसे चुपके से बुलाती है और उसे वापस लेकर अपनी दुनिया में आने लगती है। पर यह बात वहां मौजूद आत्माओं को पता चल जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन नेहा फिर भी जैसे तैसे बाहर आ जाती है, पर उसी के साथ कई सारी आत्माएं भी उनकी दुनिया में आ जाती हैं और उन पर हमला करने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? उन आत्माओं को गुस्सा आ गया है कि कोई उनकी दुनिया में आकर उनसे जीत कर आ गया। पंडित इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही आत्मा पंडित को उठाकर एक दीवार पर दे मारती है। अमित और नेहा का भी यही हाल होता है। वो आत्माएं सुमित को पकड़ने लगती हैं, पर तभी सुमित और नेहा बीच में आ जाते हैं। सुमित को मैं बचाता हूँ। तुम लोग सारे शीशे इकट्ठा करके एक जगह पर लाओ। आज मैं इसका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अमित और नेहा सारे शीशे इकट्ठा करने लगते हैं और इस दौरान पंडित सुमित को बचाने में लगा रहता है, जिस कारण वो आत्माएं उसे बहुत कष्ट पहुंचाती हैं। शीशों के इकट्ठा होते ही पंडित उन पर गंगा जल छिड़कता है और रुद्राक्ष की माला तोड़कर एक एक रुद्राक्ष उन शीशों पर डालने लगता है, जिससे वो शीशे टूटने लगते हैं। सुमित बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि वो आत्माएं उसे अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बचाओ, बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ, पापा बचाओ। तू रो मत मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, आज भले ही अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो आत्माएं सबको चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर शीशों पर गंगा जल और रुद्राक्ष पड़ने से वो बहुत कमजोर हो गई थी, क्योंकि वो उनकी दुनिया का रास्ता था। फिर जब शीशे पूरी तरह से टूट जाते हैं तो उसी के साथ वो आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं। अब मुर्दों की दुनिया का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और इन सारी आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है। पर फिर भी तुम लोग अब आज के बाद कभी अपने घर में कोई आईना या शीशा मत लगाना। जी पंडित जी। घर में लगाना तो दूर की बात है, मैं तो आज के बाद कभी कोई शीशा देखूंगी भी नहीं। उस दिन के बाद से वो तीनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। चलो, आज के ऑर्डर्स पूरे हो गए। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बहुत थक गई हूँ। ऐसा कहकर हया एक चेयर पर बैठ गई। वहीं उसकी आंख लग गई। वो एक गहरे नींद में सो गई। तभी उसे ऐसा एहसास होने लगा जैसे उसकी सांसें फूल रही हो। वो जोर जोर से गहरी सांसें लेने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। किसी तरह उसने अपने आप को छुड़ाया और वो जोर जोर से खांसने लगी। और जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा तो उसके मुंह पर छाले पड़ गए थे। लाल रंग के धब्बे दिख रहे थे। वो जोर से चिल्लाई। तभी उसकी नींद खुल गई। वो बहुत डर गई थी। उसने घबराते हुए आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। हया ने गहरी सांस ली। शुक्र है ये एक सपना था। इतना डरावना सपना। ऐसा लग रहा था मानो सब सच हो। दूसरे दिन शाम को हया अपने काम से बाहर जा रही थी। रास्ते में उसे टीना मिली। हाय हया, कहाँ जा रही हो?
चलो तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, मैं तो बस अपने काम से अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस ऐसे ही बाहर निकली थी। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, चलो। कुछ देर आगे जाने के बाद टीना की गाड़ी के आगे से एक काला साया गुजरा। टीना ने जोर से ब्रेक लगाया। ये क्या था हया? तुमने कुछ नोटिस किया क्या? बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो हया? टीना ने अपने बगल में देखा तो उसके बगल की सीट खाली थी। हया अपनी जगह नहीं थी। टीना और ज्यादा घबरा गई थी। वो गाड़ी से बाहर आई। उसने हया को आवाज लगाई, लेकिन हया की कोई आवाज नहीं आई। टीना के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे उसके पैर वहीं जम गए हों। तभी पीछे से टीना के बालों पर किसी ने फुंकार लगाई। उसने चिल्लाते हुए डर कर पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और अपने घर की ओर निकली। तभी उसके मोबाइल पर हया का कॉल आया। उसने हड़बड़ी में कॉल उठाया। हया, कहाँ हो तुम? तुम ऐसे कैसे मुझे वहाँ अकेली छोड़कर आ गई? अकेली छोड़ आई? तुम ये क्या कह रही हो टीना? मैं तो अपने घर पर हूँ। आज मैं घर से बाहर गई ही नहीं। ये तुम क्या कह रही हो हया? तुम अभी तो मेरे साथ थी। ये तुम क्या कह रही हो टीना? क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा ना कि आज मैं सुबह से घर पर ही हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। टीना ने गाड़ी घुमाई और हया के घर चली गई। उसने डोरबेल बजाई। हया ने दरवाजा खोला। वो बहुत डरी हुई थी। टीना ने जो कुछ हुआ वो हया को बता दिया। हया को ये सब बहुत ही डरावना लगा। टीना, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सच हो सकता है। कल से मेरे साथ भी अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। हया ने भी पार्लर की सारी बातें टीना को बता दी। हम दोनों के साथ जो हो रहा है, कहीं वो वापस तो नहीं आई है? कुछ भी मत बोल हया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम उस बारे में मत सोचो। दोनों बात कर ही रहे थे कि हया के घर की लाइट ब्लिंक होने लगी। घर के खिड़की दरवाजे अचानक खुल गए और जोर जोर से हवा चलने लगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। दोनों के हाथ पैर कांप रहे थे। तभी हया ने देखा कि उसका हाथ टीना के हाथ में नहीं, बल्कि किसी और लड़की के हाथ में है, जिसका हाथ पूरा सफेद पड़ चुका था और उसके हाथ पर घाव थे। हया ने डर कर अपना हाथ झटका और सोफे के पीछे छिप गई। अगले ही पल सब शांत हो गया। टीना हया को आवाज लगा रही थी। हया, कहाँ हो तुम? हया! हया ने सोफे से झांककर टीना को देखा और वो दौड़ती हुई टीना के पास आई। दोनों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। हया ने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर आई विल किल यू ऐसा लिखा हुआ था और घर में अजीब सी डरावनी हंसी की आवाजें गूंजने लगी और उस डरावनी आवाज में किसी ने कहा, जहाँ भी जाओगे अंत में मेरे पास ही आओगे। हया और टीना दौड़ते हुए घर से बाहर भाग गए। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हया के घर के बाहर उन दोनों ने रात गुजारी। अगले दिन सुबह हया और टीना बाहर निकले तो एक कागज उड़ते हुए उनके पास आया। उस कागज पर एक औरत का नाम और फोन नंबर लिखा था और नीचे इंफॉर्मेशन थी कि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। हया ने टीना से कहा कि हमें इस औरत से बात करनी होगी, शायद ये हमारी कुछ मदद कर दे। हया ने उस औरत के दिए गए नंबर पर कॉल किया। उस औरत ने अपना एड्रेस बताया। हया और टीना बिना वक्त गवाए उस औरत के पास चले गए। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो वहां पूरी तरह अंधेरा था।
टीना ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई। सामने उन्होंने एक औरत को देखा। उसके सामने एक सफेद रंग का गोला था। दोनों उसके पास गए। उसने दोनों को बैठने के लिए कहा। माया मैम, आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माया ने दोनों को शांत बैठने के लिए कहा और अपनी आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। जो कुछ हुआ था सब बताओ। जो कुछ हुआ था मतलब हमने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा जो कुछ हुआ था सब सच सच बताओ। टीना ने बताया कि वो एक मॉडल थी। 5 साल की मेहनत के बाद वो एक सक्सेसफुल मॉडल बनी थी। उसका काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद मिनी नाम की लड़की ने इंडस्ट्री में एंट्री की। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसके आते ही हया की मार्केट में काम की डिमांड कम हो गई। अब सारे डायरेक्टर्स अपने एड के लिए फर्स्ट चॉइस के तौर पर रखते थे। इस बात से हया को बहुत चिढ़ होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जगह फिर से कैसे पाए। वो मिनी के सामने तो उसकी अच्छी दोस्त होने का दावा करती, लेकिन पीठ पीछे उसे कोसती रहती। धीरे धीरे उसका गुस्सा नफरत में बदल गया। वो किसी भी तरह मिनी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। साथ ही मॉडलिंग इंडस्ट्री में उसे बदनाम करना चाहती थी। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। एक दिन टीना मिनी के मेकअप रूम में गई। उसने बताया कि वो एक बहुत अच्छी पार्लर वाली को जानती है। अरे, वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। मैं खुद भी उसी से मेकअप करवाती हूँ। अगले हफ्ते वैसे भी तुम्हारा शूट है, तो तुम उसी से मेकअप क्यों नहीं करवाती? टीना की बातों पर भरोसा करके मिनी हया के ब्यूटी पार्लर में चली गई। टीना ने पहले से ही हया को सारी बात बता दी थी। हया ने मिनी के सारे प्रोडक्ट्स में एक ऐसा लिक्विड मिलाया था जिससे उसकी स्किन धीरे धीरे सड़ने लगेगी, और ऐसा ही हुआ। लाल रंग के धब्बे आने लगे। उसके बाल भी झड़ने लगे। उसकी त्वचा मानो दिन ब दिन पिघलती जा रही हो। धीरे धीरे ये बात मॉडलिंग इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मिनी के साथ काम करने से मना कर दिया। टीना को फिर से इंडस्ट्री में अपनी जगह मिल गई थी। मिनी अंदर से बहुत टूट गई थी। वो ये सब सहन नहीं कर पाई और उसने अपने घर में आत्महत्या कर ली। ये खेल वहीं खत्म होगा जहाँ ये शुरू हुआ था। टीना, माया और हया अपने पार्लर में गई। पार्लर में जाने के बाद माया ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे पार्लर की सारी चीजें हिलने लगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मिनी। आज मैं अकेली नहीं आई हूँ, हमारे साथ माया मैम भी आई हैं। टीना के ऐसा कहते ही पार्लर के सारे शीशे टूटने लगे और माया जो पीठ की तरफ खड़ी थी वो अजीब आवाज में हंसने लगी। माया ने पीछे मुड़कर देखा तो टीना और हया के पैरों तले जमीन खिसक गई। माया अब मिनी के रूप में बदल गई थी। तुम दोनों ने मिलकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे मरने पर मजबूर किया। अब तुम दोनों की बारी है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर मिनी ने हया पर हमला किया और उसे जमीन से उठाकर वापस जमीन पर पटक दिया। थोड़ी ही देर में हया की तड़प तड़प कर मौत हो गई। टीना मिनी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो मिनी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती। तुम्हें उस दर्द से गुजरना होगा जो मैंने सहा था। धीरे धीरे पार्लर की सभी चीजें हिलने लगी। जो क्रीम हया ने मिनी को लगाई थी वो अपने आप टीना को लगने लगी। कुछ दिन बाद टीना की हालत भी मिनी जैसी हो गई। उसके बाल भी झड़ने लगे। टीना भी अपनी बर्बादी नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उसने भी अपने ही घर में आत्महत्या कर ली।
13th फ्लोर का राज। जय और रोहन मुंबई शहर के जाने माने घोस्ट बस्टर्स थे, जिन्होंने पिछले 8 सालों में काफी भूतों के केसेस सुलझाए थे। लेकिन एक ऐसा अनोखा किस्सा उनके साथ घटा जिससे उनका भूतों को देखने का नजरिया ही बदल गया। 1 साल पहले की बात है, जब रोहन और जय रेडियो पर अपना पसंदीदा हॉरर शो सुन रहे थे। तो चलिए आज जानते हैं गोरेगांव के एक ऐसे अनोखे केस के बारे में जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ऐसा कौन सा केस है जो हम सुलझा नहीं सकते? यार तो सुनना ध्यान से। गोरेगांव वेस्ट में बसी एक ऊंची सी बिल्डिंग जिसके 13th फ्लोर पर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। ओएसिस अपार्टमेंट्स नामक ये बिल्डिंग में वैसे तो सब सुकून से रहते हैं, लेकिन रात के 11:30 बजे से 12 बजे के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। 20 फ्लोर की इस बिल्डिंग में अगर कोई 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच में 13th फ्लोर से ऊपर जाना चाहे तो उसे ये लिफ्ट 13th फ्लोर पर ही रोक देती है, जहां कोई नहीं रहता। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा बहने लगती है। लिफ्ट 10 से 15 सेकंड के लिए रुकती है, ना कोई चढ़ता है और ना ही कोई उतरता है, और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ लोगों ने उस फ्लोर पर जाने की हिम्मत की थी और वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज तक जो भी उस समय में 13th फ्लोर पर उतरा वो फिर कभी वापस नहीं आया। जरूर कोई शापित आत्मा का साया होगा जो आने जाने वालों को मार देना चाहता होगा, पर बाकी के समय क्या होता होगा? अगर आप भी सोच रहे हैं कि बाकी के समय क्या होता है, तो इसका जवाब है कुछ नहीं। बाकी के समय लिफ्ट में 13th फ्लोर का बटन दबता ही नहीं और ना ही लिफ्ट वहां खुलती है। इसीलिए उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी बस 11:30 से 12 बजे के बीच में लिफ्ट यूज नहीं करते। केस तो काफी रोमांचक लग रहा है वैसे, है ना? चल इसका भी राज खोला जाए। और जय और रोहन ने ये केस उठा लिया। कुछ दिनों बाद जय और रोहन ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुंचे। ठीक 11:30 बजे दोनों लिफ्ट में चढ़े और उन्होंने 15वें फ्लोर का बटन दबाया। ठीक कहानियों की तरह 13th फ्लोर पर लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। अंधेरा काफी घना था, तो जय ने टॉर्च जला लिया। रोहन भाई, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। जरूर इस फ्लोर पर कुछ तो अजीब है। चलो जाकर देखते हैं। हाँ, और घोस्ट डिटेक्टर मशीन ऑन करना मत भूलना। ऑन कर दिया है भाई, अब चल। दोनों 13th फ्लोर पर उतरे और अलग अलग दिशा में खोज करने निकल पड़े। फ्लोर काफी बड़ा था और अंधेरा बहुत ज्यादा। दोनों को ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक आत्मा! मेरा शक सही था, यहाँ कोई आत्मा तो पक्का है। थोड़ी और खोज करनी पड़ेगी ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके। भाई ये देख! रोहन ने कुछ ऐसा नजारा देखा कि उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके सामने मजदूरों की लाशों का ढेर पड़ा था। कहाँ? मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। कुछ तो मायावी हो रहा है यहाँ। थोड़ी देर बाद जय को अपने पीछे से एक साया जाता हुआ दिखा। भाई मुझे कुछ दिखा। कहाँ पर? यहाँ। जैसे ही जय वापस पीछे मुड़ा, उसके होश उड़ गए। जय की तरफ एक औरत की आत्मा सीधी उड़कर आ गई। बेटा, मैं आ रही हूँ। और वो आत्मा सीधा जय के आर पार गुजरकर लिफ्ट में चली गई और लिफ्ट बंद हो गई। भाई तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, पर काफी भयानक सा एहसास था। चल भाई, अभी 12 भी बजने वाले हैं, हम अब घर चलते हैं। दोनों घर लौट गए। दूसरे
दूसरी सुबह दोनों ने पिछली रात के बारे में सोचा। भाई भले ही काफी डरावना अनुभव था, लेकिन हम हार मानने वालों में से तो नहीं हैं। हाँ, इस केस को तो हम सुलझा कर ही रहेंगे। वी आर द बेस्ट घोस्टबस्टर्स। ये भयानक आत्मा वहाँ कैद है ये तो समझ गया, पर इसने अपने बेटे के बारे में कुछ तो बोला था ना। इसका राज हमें वापस जाकर पता लगाना चाहिए। और 2 दिन बाद ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुंचे। इस बार उन्होंने आत्माओं की बात रिकॉर्ड करने वाला टेप रिकॉर्डर अपने साथ लाया था। 13th फ्लोर पर जाते ही दोनों ने उस आत्मा से संपर्क करना शुरू किया। हम जानते हैं तुम यहाँ कैद हो। हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हमें बताओ कि क्या चाहती हो। अचानक रोहन का दम घुटने लगा, मानो किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो, और वो हवा में तैरने लगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। और वो आवाज गायब हो गई। तू ठीक है? हाँ भाई, चल यहाँ से चलते हैं, कुछ तो सुराग मिला। जय और रोहन ने टेप को घर जाकर उल्टा प्ले किया तो आवाज आई, चले जाओ वरना उसकी तरह तुम्हें भी मार डालूंगी। और फिर प्रेम, मेरे बेटे प्रेम से मिलना है। प्रेम! प्रेम? जरूर इस बिल्डिंग का कोई गहरा राज है जो अब दब चुका है। इस पर हमें रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करने पर दोनों को पता चला कि ठीक 30 साल पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, प्रेरणा रस्तोगी नाम की एक औरत की इस बिल्डिंग की लिफ्ट में ही मौत हो गई थी। कुछ खराबी की वजह से लिफ्ट 13th फ्लोर पर अटक गई थी और प्रेरणा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। बिल्डिंग का नाम बचाने के लिए बिल्डर्स और दूसरे अधिकारियों ने इस केस को दबा दिया था। प्रेरणा की लाश को मजदूरों ने इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में दफना दिया। प्रेरणा का एक बेटा भी था जो तब 5 साल का था। क्योंकि ये आत्मा अंत में अपने बेटे से मिल नहीं पाई, इसीलिए इसे मुक्ति नहीं मिली और ये वहीं उस बिल्डिंग में कैद हो गई। तो अगर हम इसे इसके बेटे से मिला दें तो शायद इसे मुक्ति मिल जाए। चलो इसके बेटे को ढूंढते हैं। काफी मशक्कत के बाद उन्हें प्रेम का पता मिला, जो अब 35 साल का हो चुका था। उन्होंने प्रेम को मिलकर उसे पूरी कहानी सुनाई तो प्रेम दंग रह गया। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं भाग गई थी। तुम्हारी मम्मी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है प्रेम। चलो उनसे मिलने चलो। उसी रात तीनों ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुँचे। इस बार 13th फ्लोर का बटन दबा भी और लिफ्ट 13th फ्लोर पर जाकर रुकी भी। शरीर जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। वो तीनों 13th फ्लोर पर उतरे। तुम यहीं रुको प्रेम, हम दोनों तुम्हें बुलाएंगे, तब आ जाना। थोड़ा आगे चलने के बाद रोहन और जय प्रेम को दिखना बंद हो गए। हवा में मानो कोहरा सा छा गया था। आगे जाते ही जय की गर्दन किसी आत्मा ने पकड़ ली और उसे नीचे पटक दिया। जय! तुम दोनों फिर आ गए, अब वापस नहीं जाओगे। यहाँ आने का अंजाम भुगतो। और प्रेरणा की आत्मा ने रोहन को उठाकर फेंक दिया। रोहन पिलर से जाकर टकराया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। हम तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए। और वो बेहोश हो गया। कैसा तोहफा? झूठ बोलता है। तू भी उन सब के जैसा ही है जिनकी वजह से मेरी ये हालत हुई, और अब तू भी उन्हीं के साथ नर्क में जाएगा। प्रेरणा की आत्मा रोहन पर वार करने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई, माँ। प्रेरणा की आत्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रेम उसके सामने खड़ा था। जैसे ही प्रेरणा ने प्रेम को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने प्रेम की तरफ देखा
और कहा, तू मेरा बेटा प्रेम है, तू आ गया। कितने सालों से इंतजार कर रही हूँ तेरा। कितना बड़ा हो गया है तू, मुझे माफ कर देना बेटा। इन जाहिलों की वजह से तेरा बचपन बर्बाद हो गया। अब मैं इस जैसे सभी जाहिलों का अंत कर दूंगी। प्रेरणा रोहन की तरफ बढ़ी, पर बीच में प्रेम आ गया। नहीं माँ, ये अच्छे लोग हैं। इन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया और आपसे मिलाया। इन्हें मत मारो। तू नादान है बेटा, ये सब एक जैसे ही हैं। मैं इन सबको मार डालूंगी। प्रेरणा ने प्रेम को धक्का मारा और रोहन की तरफ मुड़ी। अचानक प्रेरणा की आत्मा जलने लगी। उसने पीछे देखा तो प्रेम गंगा जल पकड़े हुए खड़ा था। मुझे माफ करना माँ, तुझे रोकना जरूरी था। अब आराम करने का समय हो गया है। आराम कर माँ। अगर तुझे ये सही लगता है तो यही सही बेटा। बस खुश रहना, मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगी। प्रेरणा की आत्मा जलकर धीरे धीरे गायब हो गई। जब जय और रोहन को होश आया तब उन्होंने देखा कि प्रेम अकेला बैठा था। माँ घर लौट चुकी हैं, हमें भी चलना चाहिए। उसके बाद 13th फ्लोर का श्राप हट गया और फिर कभी भी लिफ्ट वहां जाकर नहीं रुकी। अमावस्या की रात थी। भेड़ियों की आवाज से सारे माहौल में डर का सन्नाटा था। उस भयानक रात में हाथ में एक पोटली लिए शालिनी अकेली खेत के रास्ते से जाती हुई अपनी मौत को खुद बुलावा देने के लिए आई हो। तुम आ तो गई हो अपनी मर्जी से, मगर वापस नहीं जा पाओगी। माँ, क्या ये दीदी भी हमारे साथ रहेगी? शालिनी को सब सुनाई दे रहा था, मगर वो बिना रुके मंत्र पढ़ती जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे मारने के लिए उसके करीब आ रहा हो। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। शालिनी, शालिनी, उठो बेटा, सुबह हो गई है। तुम्हें आज नया पाठ सीखना है ना। अपने बाबा की आवाज सुन शालिनी अपने बिस्तर से उठी और अपने कामों में लग गई। शालिनी के बाबा एक ज्ञानी पंडित थे। शालिनी छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। शालिनी बचपन से ही अपने बाबा की तरह ज्ञानी बनना चाहती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। शालिनी के बाबा हमेशा उसे अपनी कहानियां सुनाते कि उन्होंने कैसे लोगों की मदद की और कैसे अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलवाई। लेकिन एक बात वो हमेशा महसूस करती कि उसके बाबा उससे कुछ छुपाते थे। बाबा, आप अपने मन की बात मुझे क्यों नहीं बताते? मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई बात तो है जो आपको अंदर ही अंदर आपके मन को कोस रही है। शालिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत सोच रही हो, और अगर ऐसी कोई बात है भी तो वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन बाबा, आप भी तो मुझे बता सकते हो ना? शालिनी के बाबा सिर झुकाकर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। एक दिन अमावस्या की रात को शालिनी अपने सहेली के घर एक फंक्शन के लिए जा रही थी। रात को आते वक्त उसे बहुत देर हो गई। रात में बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। गांव के सुनसान रास्ते पर डरावना माहौल हो गया था।
शालिनी पूरी तरह भीग गई थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी जोर से एक बिजली कड़की और दूसरे पेड़ पर गिरी। शालिनी ये देखकर बहुत घबरा गई और वो वहां से निकल गई। आगे जाने के बाद जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज ही सब होना है क्या? पहले ये बारिश और फिर बिजली और अब ये तूफान। यहाँ रुकने के लिए कोई जगह भी नजर नहीं आ रही है। ये शालिनी कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। एक तो आज अमावस्या की रात है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ देर आगे जाने के बाद शालिनी को खेत के किनारे एक घर नजर आया। उसे लगा कि आज की रात उस घर में रहने वाले लोगों से मदद मांग लेती हूँ। शालिनी उस घर की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत ने दरवाजा खोला। जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मैं अपने सहेली के घर गई थी। आने में जरा देर हो गई, तो क्या आज रात के लिए आपके घर में मुझे रहने की जगह मिल सकती है? आपके मुझ पर बड़े उपकार होंगे। अंदर आ जाओ। शालिनी अंदर चली गई। घर बहुत छोटा सा था। कुछ देर बाद एक लड़की और एक बौना आदमी वहां आया। दीदी, मेरा नाम वानी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। दीदी, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। लगता है कि आप हमारे साथ ही रहोगे। क्या आप मेरे साथ खेलोगी दीदी? शालिनी ने वानी को अपने कंधे पर बिठाया और उसे घर घुमाने लगी। घुमाते घुमाते उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसने देखा कि जो छोटी बच्ची उसके कंधे पर बैठी थी, उसका रूप पूरी तरह से बदल गया है। उसका बदन पूरी तरह से काला पड़ गया था। आंखें सफेद हो गई थी। बाल पूरी तरह बिखरे थे। शालिनी ने वानी को जोर से जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से चिल्लाती हुई घर से बाहर निकलने लगी। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा वो औरत और वो बौना आदमी, उसके शरीर भी बदल गए थे, काले पड़ गए थे और उनकी आंखें भी सफेद हो गई थी। शालिनी डरते हुए दरवाजे के पास पहुंची और वो वहां से भाग गई। घर आकर उसने अपने बाबा को सारी बात बताई। तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था बेटा। तूने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? लेकिन क्यों बाबा? क्या हुआ था? आप कहना क्या चाहते हैं? वो लोग कौन थे बाबा? बिरजू बाबा ने बताया कि आज से कई साल पहले गांव में अंधविश्वास बहुत था। लोग कुछ भी करने से पहले तांत्रिक अघोरी से बात करते थे। वो जो कहते वो लोग वैसा ही करते। और एक समय ऐसा आया जब गांव में लगातार 5 साल बारिश नहीं हुई। गांव के लोग धीरे धीरे अपना आपा खोने लगे। बिना पानी के गांव के पशु पक्षी मरने लगे। लोग मरे हुए पशु पक्षियों को खाने लगे। इस हालत से बाहर निकलने के लिए गांव के सारे लोग एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बाबा, आपको तो सब पता है। कृपया हमें इस समस्या से बाहर निकालने का मार्ग बताइए। मार्ग तो है, लेकिन आसान नहीं है। कौन सा मार्ग बाबा? बलि। बलि? किसकी बलि बाबा? गांव में परेशानी भगवान के नाराज होने से नहीं, शैतान के साए की वजह से हुई है। शैतान को भूख लगी है, उसकी भूख मिटानी होगी। लेकिन किसकी बलि देनी होगी बाबा? मांस, मनुष्य का मांस। शैतान को गरम रक्त और मांस की बलि देनी होगी। ये बात सुनकर सरपंच और बाकी गांव वाले हक्के बक्के रह गए। लेकिन भूख प्यास ने लोगों की बुद्धि छीन ली थी। वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए। गांव के लोगों ने सोचा
कि गांव में श्याम नाम का जो बौना आदमी है उसी की बलि दे देते हैं। गांव के कुछ आदमियों ने बौने श्याम को पकड़ा और उसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ो मुझे। श्याम अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। और उसकी बलि चढ़ा दी। ये बात जब इरावती को पता चली तो उसने अपने घर में ही अपने बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। जिस रात उन सबकी मौत हुई वो रात अमावस्या की रात थी। तब से उन तीनों की आत्माएं भटक रही है। वही घर तुमने देखा, वो घर और वो लोग अमावस्या की रात को ही दिखते हैं। बाकी के दिन वो जमीन में धंस जाते हैं। बाबा, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या वो लोग मुझे भी मार डालेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब हम क्या करें बाबा? मैंने आपसे पूरी विद्या नहीं सीखी है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा शालिनी, भगवान और अपने आप पर विश्वास रखो। अगली अमावस्या की रात को वो घर फिर से जमीन से उभर कर आया। बिरजू बाबा ने शालिनी को एक पोटली दी और उसे बताया कि उन सबको मुक्ति अब वही दिला सकती है, और शालिनी को गले में पहनने के लिए एक रुद्राक्ष की माला भी दी। जब इरावती की आत्मा ने शालिनी पर हमला किया तो उस रुद्राक्ष की माला की वजह से इरावती रुक गई। फिर शालिनी ने उस पोटली में रखे राख को बाहर निकाला और अपने चारों ओर घेरा बनाया और उसके अंदर बैठकर वो मंत्र पढ़ने लगी। उस मंत्र की वजह से तीनों की आत्मा कमजोर होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। अमावस्या की उस भयानक रात में उनके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। इरावती और श्याम की आत्मा ने शालिनी को डराने की बहुत कोशिश की, मगर शालिनी अपने जगह पर बनी रही। वाणी, जो कि एक छोटी लड़की थी, उसकी आत्मा सबसे पहले जलने लगी और कुछ ही पल में राख हो गई। इरावती और श्याम की आत्मा ये सब देखकर और तड़पने लगे। उन दोनों ने शालिनी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रहे। धीरे धीरे अमावस्या की रात खत्म होने को आई और वो घर जोर जोर से हिलने लगा। शालिनी ने अपने पोटली में रखी राख निकाली और इरावती और श्याम पर डाल दी, जिसके कारण वो दोनों मंत्र के जाल में फंस गए। फिर शालिनी दौड़ती हुई घर से बाहर आई और घर के चारों ओर राख का घेरा बना दिया। अगले ही पल वो घर जमीन में धंस गया। शालिनी ने श्याम, इरावती और वाणी की आत्मा को मुक्ति दिला दी, लेकिन अंधश्रद्धा की वजह से और किसी की बलि न दी जाए, इसीलिए शालिनी ने अपने बाबा से पूरी विद्या प्राप्त की और लोगों की मदद करने लगी।